नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द रूबिका लियाकत शो में। आप भारत 24 देख रहे हैं। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज आपके लिए क्या खास तैयारियां हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूं। हम जो खबरें आज आपको बताने वाले हैं, उन खबरों में वो सबसे पहली खबर जो सनातन से जुड़ी हुई है। सनातन का अपमान, नो, इट्स नॉट ओके। हमें लगता है कि ठीक है, चलता है, ये चलता है, नहीं चलेगा। मोदी कैसे वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर रहे हैं, आपको दूसरी खबर में पता चलेगा। और सूखा विकराल हो रहा है, भारत की जनता बेहाल हो रही है। हमारे पास कुछ तस्वीरें वो आपको बतानी है। पाकिस्तान का नकली माल म्यांमार में कैसे बवाल की वजह बन गया है, बड़ी दिलचस्प खबर है, आपको समझाने वाले हैं। और फिर बात होगी ये मेरा हिंदुस्तान की। लेकिन सबसे पहले बात सनातन की। तो बताइए सनातन क्या है, सनातन का मतलब क्या है, सनातन कहां है, कहां नहीं है, कौन सनातनी है, कौन नहीं है। ये सवाल आज हिंदुस्तान में हर कोई पूछ रहा है और अहम सवाल बन गया है। इतना अहम कि राजनीतिक दलों की सारी जोर आजमाइश इस सवाल के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सनातन की बात आज क्यों, सनातन पर आज क्या हुआ और सनातन पर किसने क्या किया, इसके लिए मैं आपके सामने 3 खबरों को रख रही हूं। पहली तो ये कि सनातन धर्म की तुलना डेंगी से की जाती है। दूसरा ये कि सनातन के अपमान पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में केस दर्ज होता है। तीसरा ये कि सनातन के अपमान पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलटवार करते हैं। सबसे पहले शुरुआत उस विवादित बयान से जिसने अचानक इस डिबेट को छेड़ दिया है। सुनिए। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. इन 2 किरदारों के बयान असल में उस सनक का हिस्सा है जो एक धर्म, एक संस्कृति का अपमान करने के बाद खुद को एलीट समझने लगते हैं। एक और बयान आपको सुना देती हूं। हिंदू धर्म ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ मनुकुलಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು। ये बयान भी उसी ट्रेंड का हिस्सा है और इस ट्रेंड की शुरुआत इस बार की है उदयनिधि स्टालिन ने। इसीलिए उदयनिधि स्टालिन के बयान के पीछे की सियासत जाननी हमें बहुत जरूरी है। उदयनिधि स्टालिन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये है कि वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं। इस पहचान का दायरा थोड़ा और बढ़ा दूं तो पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि इनके दादा हैं, उनके पोते हैं। इनका क्लेम टू फेम यही है कि ये करुणानिधि के घर में पैदा हुए हैं और इसी की देन है कि ये तमिलनाडु में मंत्री भी हैं। करुणानिधि की पार्टी डीएमके की पूरी सियासत ब्राह्मणवाद का विरोध करते हुए ही आगे बढ़ी है। इस जनरेशन तक आते आते ब्राह्मणवाद कब सनातन में तब्दील हो गया कहना मुश्किल है, लेकिन यह कहना मुश्किल नहीं है कि उदयनिधि सनातन धर्म का स तक नहीं जानते हैं। और इसीलिए आज सवाल उदयनिधि स्टालिन से है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस अधिकार के साथ और जिस गुरूर के साथ उदयनिधि आप सनातन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, किसी और धर्म के खिलाफ वही कॉन्फिडेंस, अधिकार और गुरूर दिखा पाएंगे? सनातन जो छूट आपको देता है, किसी और धर्म में वही छूट आप पाएंगे?
असल बात यह है कि आप ये सब बार बार इसलिए कर रहे हैं या बोल पा रहे हैं क्योंकि सनातन में सहिष्णुता है। आपको लगता है इससे कुछ वोटों का जुगाड़ भी हो जाएगा, और सनातनी तो बड़े दिल वाले हैं ही हैं। बार बार इस तरह की बातें वो सुनेंगे, फिर उसे अनसुनी कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ना कोई हंगामा होगा, ना हिंसा होगी, ना हो हल्ला होगा, क्योंकि समाज तो सहिष्णु है। आज सवाल राहुल गांधी से भी करना जरूरी है, इसलिए राहुल जी क्योंकि आप देश में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा और वादा कर चुके हैं। ये उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खड़गे और जी परमेश्वर सनातन को लेकर लगातार अनाप शनाप बोल रहे हैं। आप इन लोगों को मोहब्बत का पाठ क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं सनातन को लेकर? जिस धर्म में आपकी भी आस्था है, उस पार्टी के 2 बड़े नेता सनातन को कोस रहे हैं, नफरत परोस रहे हैं और मोहब्बत की दुकान का शटर डाउन है। ये कैसे मुमकिन है? दिलचस्प ये है कि ये तीनों, उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खड़गे, जी परमेश्वर, जिस सनातन को ये कोस रहे हैं ना, उनकी खुद की पहचान उसी सनातन से है। नाम, पहचान क्या है? नाम ही है ना। वो नाम भी सनातन से उधार लिया हुआ है इन लोगों ने। उदयनिधि स्टालिन जी, आपको आपका नाम कहां से मिला है? उसी सनातन संस्कृति से ना। उदय का मतलब होता है उगना, यानी प्रकट होना। निधि का मतलब होता है लक्ष्मी, यानी उदय निधि का मतलब हुआ लक्ष्मी का उदय। प्रियांक खड़गे जी, आपकी पहचान क्या है? आपने भी ये नाम सनातन से उधार ही ले रखा होगा। और जी परमेश्वर, आपके नाम में परमेश्वर है और आपको यही नहीं पता है कि उत्पत्ति कहां से हुई है सनातन की। सनातन धर्म का समाज के प्रति क्या नजरिया है, आज मैं आपको बताती हूं। उपनिषद क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां किश्चित दुख भाग भवेत्। जिसका अर्थ है सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सबका मंगल हो, किसी को भी कष्ट ना उठाना पड़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो, उपनिषद कहता है। अथाहिंसा क्षमा सत्यम हीम श्रद्धेन्द्रिय संयमः दानमिज्य तपो ध्यानम दशकम धर्म साधनम। इसका मतलब क्या हुआ? अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय, संयम, दान, यज्ञ, तप और ध्यान, ये धर्म के 10 साधन हैं। अर्थ, अथर्ववेद क्या कहता है? उद्यानम ते पुरुष नाव्यानम, उद्यानम ते पुरुष नाव्यानम, जिसका मतलब है हे मनुष्य, तुम्हारा सदा उत्थान हो, पतन नहीं। इसके माने समझते हैं आप? हर एक शब्द में लोक कल्याण है। यहां सिर्फ सनातनी के लिए कल्याण की बात नहीं है, संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण की बात है। ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू ही ऐसा करे या जो हिंदू नहीं है उनके साथ ऐसा हो जाए। सनातन जिसके मूल में वसुदेव कुटुंबकम है, इसकी बुनियाद किसी एक ग्रंथ पर नहीं टिकी है, बल्कि कई ग्रंथों के हिसाब से यह धर्म चलता है। चाहे 108 उपनिषद हो, 4 वेद हो, 18 पुराण हो, गीता हो, रामायण हो, सारे ग्रंथों में एक बात जो समान रूप से मिलती है वो ये है कि मानव कल्याण हो, किसी विशेष धर्म के कल्याण की नहीं, मानव के कल्याण की बात हो। सनातन वो धर्म है जिसके इतिहास में धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किसी जंग का उल्लेख मैंने तो नहीं कहीं पढ़ा। इस धर्म को मानने वाले समाज ने कभी किसी और की जमीन पर हमला नहीं किया। कभी राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर दुनिया के किसी देश पर आक्रमण हुआ हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि कुदरत ने इस समाज को सब कुछ दिया और यह समाज बड़ी खूबसूरती से जो मिला उसमें खुश रहा। आप बताइए ना, कभी आपने सुना है कि किसी को जबरदस्ती सनातन में शामिल करने के लिए कोई जंग छेड़ दी गई हो, कोई अभियान चला दिया गया हो, या कुछ श्लोक या पंक्तियां पढ़ लेने से आप सनातनी बन जाएं? अरे जो समाज है ना, वो नास्तिक को भी अपना मानता है, आस्तिक को भी अपना मानता है, गाली देने वाले को भी व्यक्तिगत ख्याल उसका मानकर माफ कर देने की सीख देता है, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। वसुदेव कुटुंबकम। सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है,
ये नित्य नूतन है, परिवर्तनशील है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है और इसलिए सनातन अजर अमर है। जो बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, यही बात भारतीय सियासत के अजात शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कही थी। आपको उनकी एक कविता आज जरूर सुननी चाहिए। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। अंत में मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज। मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन। मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक। मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। वाजपेयी जी जो बात बड़े फख्र से, गर्व से सनातन परंपरा को लेकर कह रहे हैं, उसके पीछे वही वजह है जो सनातन को शाश्वत बनाती है, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। सच ये है कि इस देश में कुछ लोग हैं जिन्होंने सनातन फोबिया चलाने का टेंडर लिया हुआ है। अगर आपने सनातन के पक्ष में बात कर दी तो आपको तरह तरह के नामों से पुकारा जाएगा। हो सकता है आपको सांप्रदायिक तक करार दे दिया जाए। उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खड़गे और जी परमेश्वर जनप्रतिनिधि हैं और उस देश में जनप्रतिनिधि हैं जहां 100 करोड़ सनातनी हैं। जो कह रहा है वो सेक्युलर बन जाता है और जिनको कहा जा रहा है वो असहिष्णु। गजब है। और हम सबको लगता है इट्स ओके। मैं कहती हूं बार बार सनातन का अपमान, नो इट्स नॉट ओके। अब अगली खबर का रुख करेंगे। आसियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी तब जब देश के कुछ बड़े आयोजन दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए हो रहे हैं। ऐसा क्यों? अब आप जानेंगे। तो भाई देश में G20 की मीटिंग होने वाली है। दिल्ली में विदेशी मेहमान पहुंचने लगे हैं। दुनिया भर की नजरें नई दिल्ली पर टिकी हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे दुनिया के 18 ताकतवर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आ रहे हैं। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री दूसरे मुल्क इंडोनेशिया रवाना हो गए। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या योजना है? वर्ल्ड ऑर्डर बदलने में कैसे मोदी की जकार्ता यात्रा मास्टर स्ट्रोक बनने वाली है? चीन जो एक विवादित नक्शा जारी कर इतरा रहा था, कैसे ये यात्रा आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जकार्ता के लिए निकले हैं? कैसे ये यात्रा जिनपिंग की नाक में दम करने वाली है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 की बैठक के लिए भारत नहीं आ रहे हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन पीएम मोदी जिनपिंग को उन्हीं के घर में घेरने के लिए इंडोनेशिया पहुंच रहे हैं। आसियान देशों यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की मीटिंग में शामिल होने के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, एक अग्रेसिव मूव है। पीएम की जकार्ता यात्रा के पीछे की कहानी क्या है, वो आपको एक मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। आसियान देशों में शामिल कौन कौन से हैं देश? ब्रुनेई, दारुसलाम जो कि साउथ चाइना सी में है, कंबोडिया जो थाईलैंड की खाड़ी में है, वियतनाम जो दक्षिण चीन सागर के तट पर है, फिलीपींस जो साउथ चाइना सी और फिलीपींस सागर के बीच में बसा हुआ है, सिंगापुर जो कि मलक्का स्ट्रेट के अंतिम छोर पर मौजूद है, फिर इंडोनेशिया जो कि हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच में बसा हुआ है, थाईलैंड को देखिए आप जो कि अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी के बीच में बसा हुआ है, मलेशिया जो थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच है,
कंबोडिया जो थाईलैंड की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है, म्यांमार जो बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा हुआ है, और लाओस जो कि लैंडलॉक्ड देश है और चीन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इन देशों की खास बात क्या है? इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और इसीलिए मैंने आपको लोकेशन वाइज बताया, क्योंकि ये सभी देश उस रास्ते के करीब है जहां से चीन व्यापार करता है, और इनमें से ज्यादातर देश वो हैं जिनके साथ चीन का विवाद चल रहा है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 26% मलक्का स्ट्रेट से गुजर कर जाता है। समुद्री रास्ते से होने वाले देश के क्रूड व्यापार का 25% मलक्का स्ट्रेट से ही होकर जाता है। और चीन के लिए यह जगह बहुत अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि चीन का 72% क्रूड इंडियन ओशन से साउथ चाइना सी पहुंचने के लिए इसी ट्रेड रूट से गुजरना होता है, जबकि चीन से एक्सपोर्ट होने वाले 60% सामान इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचते हैं। आसियान देशों में म्यांमार और लाओस को छोड़ दे तो बाकी सभी देशों के साथ चीन का समुद्री सीमाओं में विवाद चल रहा है, जबकि लाओस और म्यांमार से उसका विवाद जमीनी सीमा को लेकर है। लेकिन आपके मन में चल रहा होगा कि इन सभी बातों का अभी क्या मतलब है? वो भी तब जब घर के दरवाजे पर बारात खड़ी है, घर का मुखिया दूसरे घर गया हुआ है। मैंने ये बात सिर्फ कहावत के तौर पर कही है, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी वर्ल्ड क्लास है और इस स्ट्रैटेजी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, आसियान के लोगों के लिए सम्मान। स्ट्रैटेजी नंबर 2, भारत के लिए बिजनेस का मुफीद माहौल बनाना। आसियान देशों में भारत को बड़ा बाजार नजर इस वक्त आ रहा है। भारत का आसियान देशों से हर साल व्यापार बढ़ रहा है और इसी का हिस्सा है ये जो सोच और स्ट्रैटेजी अपनाई है। लेकिन भारत अब अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तरफ बढ़ रहा है। 2012-13 में भारत ने आसियान देशों को $33 बिलियन का निर्यात किया था, जबकि करीब 43 यानी $43 बिलियन का सामान आयात किया था। 2018-19 में भारत का एक्सपोर्ट बढ़कर $37 बिलियन, जबकि इंपोर्ट $59 बिलियन से ज्यादा हो गया। और 2021-22 में एक्सपोर्ट पहुंचा $42 बिलियन के पार, जबकि इंपोर्ट $68 बिलियन के पार निकल गया। आसियान संगठन का देश सिंगापुर 2023 में भारत में निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश बना, जिसने एक वित्त वर्ष में $17.2 बिलियन भारत में निवेश किए। पीएम मोदी को पता है कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो उसे डिफेंस एक्सपोर्ट पर फोकस करना होगा, और पीएम मोदी का आसियान बैठक में जाने का फैसला इसी दिशा में बड़ा कदम है। पीएम मोदी के पास ऑप्शन था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसियान की बैठक में शामिल हो जाते, लेकिन ये भारत की पीएम की सिंसियरिटी है कि वो खुद जकार्ता जा रहे हैं। फिलीपींस और भारत के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की $375 मिलियन की डील हुई है माफ कीजिएगा, और पहली मिसाइल इसी साल नवंबर में डिलीवर हुई है। वियतनाम भारत से $500 मिलियन के हथियार खरीदने की डील चाहता है, और इस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा आकाश मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, वरुणास्त्र, एंटी सबमरीन टारपीडो, कोस्टल राडार सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाया है। इंडोनेशिया भारत से 40 mm नेवल गन सिस्टम खरीद रहा है। आसियान देश अभी अपने हथियार दुनिया के बड़े हथियार निर्यातक देशों से खरीदते आ रहे हैं। ये वही देश है जहां से भारत भी अब तक अपने हथियार खरीद रहा है, लेकिन अब चीज़ें बदल रही है। अब भारत उन हथियार बेचने वाले देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहां से भारत कभी खरीदा करता था। आसियान देशों को 60% हथियार रूस से मिलते हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां से आसियान देश करीब 15% हथियार खरीदते हैं। फ्रांस तीसरे नंबर पर है, करीब 9% हथियार वहां से खरीदे जाते हैं। हालांकि इन देशों के हथियार मेक इन इंडिया हथियारों की तुलना में बहुत महंगे, और यही वजह है कि मलेशिया ने भारत के तेजस लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के बड़े देशों की मिसाइलों की तुलना ज्यादा घातक है, करीब 60% सस्ता भी है। इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइल को कई आसियान देश खरीदना चाहते हैं। 2016 और 17 में भारत का हथियार निर्यात सिर्फ 1,521 करोड़ रुपए हुआ करता था। ये 2022 और 23 में 15,920 करोड़ हो गया। भारत साल 2025 तक 1 लाख करोड़ के हथियार बनाने के टारगेट पर काम कर रहा है,
और 35,000 करोड़ के हथियार निर्यात का लक्ष्य रखा है। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं आप। आसियान देशों को सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा खतरा किससे है इस वक्त? चीन से। चीन उनके कई इलाकों को अपना बताता है। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी की धौंस अक्सर इन देशों पर जमाता है। चीन दावा करता है कि जो भी द्वीप दक्षिण चीन सागर में हैं, वो सभी चीन के हैं। इन द्वीपों को लेकर चीन का वियतनाम और इंडोनेशिया से विवाद चल रहा है। मलेशिया और ब्रुनेई से भी चीन का विवाद है। फिलीपींस से चीन का विवाद है। पीएम मोदी का बिजनेसमैन माइंड है ये। पीएम का जकार्ता दौरा भारत की साख बढ़ाने वाला है। पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर वाली साख में 4 चांद लगाने वाला है। पीएम मोदी का टाइम मैनेजमेंट ही है कि बाइडेन के पहुंचने से पहले वो जकार्ता से वापस भारत भी लौट आएंगे। पीएम का जकार्ता दौरा पहले काम फिर आराम वाली बात पर फोकस करता है। नाइजीरिया समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत पहुंच रहे हैं, जिन्हें पीएम मोदी के कैबिनेट सहयोगी रिसीव कर रहे हैं। ये एक लीडर की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आसियान देशों की मीटिंग में पीएम मोदी का खुद जाना पब्लिक रिलेशंस बनाने की दिशा में एक कदम है, यानी पर्सनल लेवल पर। आसियान बैठक में पीएम का पहुंचना भारत से हथियार खरीदने और व्यापार बढ़ाने के इच्छुक देशों में विश्वसनीयता बढ़ाएगा। G20 की बैठकें पूरे देश में करना, दिल्ली को G20 मीटिंग का हब बनाना, पीएम मोदी की ब्रांड गुरु की इमेज को कैसे पुख्ता करता है, वो अब आप G20 जब हो जाएगा शुरू तब समझेंगे। भारतीयों में इनोवेशन की, नई टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने की जो क्षमता है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है, वो हमारे हर ग्लोबल पार्टनर को नई ऊर्जा दे सकती है। इसलिए भारत में इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बेस्ट टाइम है। साउथ चाइना सी के देशों तक पहुंचकर भारत चीन को उसके घर में घेर कर रखने की स्ट्रैटेजी पर भी काम कर रहा है। पीएम मोदी का जकार्ता दौरा भारत के लिए भविष्य में अनुकूल माहौल तैयार कर रहा है। आसियान में कई देश ऐसे हैं जो G20 की मीटिंग में भी शामिल होंगे। इनमें इंडोनेशिया G20 के सदस्य देश है। सिंगापुर को भारत ने G20 की बैठक में इनवाइट किया है। इनके नेताओं से भारत में भी बात हो सकती थी, फिर भी पीएम मोदी ने उनके संगठन में जाकर बात करने को तरजीह दी, ताकि उन देशों का सम्मान बना रहे और भारत का भी मान बढ़ता रहे। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि वहां पर नकली माल बेचने की वजह से बवाल खड़ा हो गया है। जिस देश ने अपनी आजादी से लेकर अब तक सिर्फ आतंकी बनाए हो, जो देश लड़ाकू विमान बनाकर बेचने लगे, तो हैरान करने वाली बात नहीं होगी। पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही किया। कुछ इसी तरह 6 साल पहले सारी दुनिया को हैरान कर दिया, जब म्यांमार से लड़ाकू विमान बेचने की रक्षा डील की पाकिस्तान ने। दुनिया दंग रह गई। पाकिस्तान के इस कारनामे से पाकिस्तानी नेताओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो, मानो पाकिस्तान ने डिफेंस सेक्टर में भारत को पछाड़ दिया हो। पूरे पाकिस्तान में खुशियां मन रही थी। लेकिन अब पोल खुल गई। पाकिस्तान की ये कहानी आप सुनेंगे तो माथा पकड़ लेंगे, या हो सकता है पेट पकड़ ले, हंस हंस के पागल हो जाए।
चीन के जहाज को पेंट करके अपना बनाया और म्यांमार को बेच दिया। जी हां, सच में। दरअसल गृह युद्ध से जूझ रहे म्यांमार को लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत थी। म्यांमार अक्सर जो है गृह युद्ध से उलझा रहता है और इसीलिए वो चाहता था कि लड़ाकू विमान मिल जाए, उसे सख्त जरूरत थी। तो क्या हुआ, चीन के कहने पर उसने पाकिस्तान को 16 फाइटर जेट खरीदने का ऑर्डर दे दिया। ये जो देख रहे हैं ना आप, JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान ने चीन की मदद से ही ये बनाए क्या, बस चीन के खराब विमानों पर पेंट करके 11 विमान म्यांमार को डिलीवर कर दिए। लेकिन हुआ ये कि जेट विमानों की पहली खेप पहुंचते ही तकनीकी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। पहले तो पाकिस्तान ने इन्हें सुधारने के लिए अपने इंजीनियर्स को म्यांमार भेजा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। क्या कर पाते, कैसे कर पाते? कहते ना, चीन का माल 4 दिन नहीं चलता। म्यांमार डील कैंसिल करने की धमकी देने लगा तो पाकिस्तान ने 2022 में JF-17 का अपडेटेड वर्जन म्यांमार भेजा। अब वो भी कबाड़ निकला। अब म्यांमार पाकिस्तान पर बहुत भड़का हुआ है। JF-17 लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान की कंपनी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने चीन की कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ मिलकर तैयार किया था। JF-17 विमानों से पाकिस्तान ने म्यांमार को तकरीबन 46 अरब का चूना लगा दिया है। म्यांमार तो फंस गया। इसके बाद पाकिस्तान इन विमानों को लैटिन अमेरिकी देश को भी बेचने वाला था ताकि उसका दिवालियापन दूर हो सके, और इसीलिए वो डील डूबते को तिनके का सहारा थी। लेकिन उससे पहले ही पोल खुल गई और दुनिया में मजाक बन रहा है वो अलग। चीन ने म्यांमार और पाकिस्तान दोनों को कैसे बेवकूफ़ बनाया, ये सुनकर आप हंस पड़ेंगे। JF-17 विमान को लेकर पाकिस्तान का म्यांमार से 2016 में सौदा हुआ। ध्यान से सुनिएगा, JF-17 विमान को लेकर पाकिस्तान का म्यांमार से 2016 में सौदा हुआ। 2022 में पाकिस्तान ने 11 विमान की डिलीवरी म्यांमार को की। पहले तो चीन ने विमान बनाने के लिए पाकिस्तान को कर्ज दिया। ध्यान से सुनिएगा, पहले विमान बनाने के लिए पाकिस्तान को चीन ने कर्ज दिया और फिर चीन ने इन्हीं विमानों को खरीदने के लिए म्यांमार को कर्ज दिया। मतलब डील दो देशों की और फायदा चीन का। अब पाकिस्तान म्यांमार से कह रहा है कि मेरे बकाया पैसे दो, और म्यांमार कह रहा है कि मेरा एडवांस लौटाओ और अपना कबाड़ ले जाओ। मैं इस कबाड़ का क्या करूं? चीन ने दोनों को उधार दिया और एक और खेल कर दिया। दोनों देश बेकार और कबाड़ विमानों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। म्यांमार चीन से पाकिस्तान की शिकायत कर रहा है, पाकिस्तान कबाड़ विमान बेचे हैं कह रहा है, इसलिए मेरे वापस पैसे दिला दो, और चीन इसमें फिर पैसा कमाना चाहता है। इसीलिए वो दोनों को नई डील करके फाइनलाइज मामला करने के लिए कह रहा है। वो पाकिस्तान से कह रहा है कि तुम जब JF-17 प्रो बनाओ तो म्यांमार को बेच दो। जैसे लड़ाकू विमान ना हुए, मोबाइल फोन हो गया, प्रो बना दो। इससे बड़ा मजाक कभी हो सकता है? चीन बहुत वक्त से म्यांमार पर डोरे डाल रहा है और चीन का तो इतिहास रहा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ये JF-17 जो पाकिस्तान चीन की मदद से बना रहा है, जिसे चीन बहुत अच्छा सौदा बता रहा था, हैरान करने वाली बात यह है कि इन विमानों को चीन ने अपनी वायुसेना में शामिल ही नहीं किया, क्योंकि चीन जानता है कि उसके कबाड़ विमान है ये जो उसने पाकिस्तान को टिकाए हैं, और पाकिस्तान के बहाने गरीब देशों को लूट रहा है, क्योंकि चीन को पता है पाकिस्तान की वर्ल्ड मार्केट में कोई इज्जत तो है नहीं। इसी कबाड़ी विमान की तुलना पाकिस्तानी भारत के तेजस से कर रहे थे। सुनिए, आप पाकिस्तानियों ने का जो वो तेजस है भारत के तेज से बना है। भारत ने किसी के विमान पर पेंट करके तेजस नहीं लिख दिया है। ऐसा क्यों है कि वैक्सीन बनाते हो वो भी नकली, विमान बनाते हो वो भी कबाड़, आतंकी परफेक्ट निकलते हैं। आतंकी निकालना बंद कर दीजिए, विज्ञान पर मेहनत कर लीजिए, चीन से कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा, उस मकर जाल से भी बाहर निकल जाएंगे और कुछ भलाई हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अपना सब कुछ तो बेच ही चुका है चीन को। गाड़ी के वाइपर तक चीन से खरीदे जा रहे हैं। दुनिया को लड़ाकू विमान बेचने के ख्वाब देख रहे हैं। नहीं हो सकता ऐसे। अपना खुद का बनाया होता
तो फिर भी समझ में आता कि कुछ तो जुगाड़ लगा दिया जाएगा। अब म्यांमार जवाब मांग रहा है, जाइए दीजिए जवाब। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है, चीन से गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर लो। कुछ दिन पहले ही चीन के राजदूत ने म्यांमार के सैन्य शासक जनरल मिन से मुलाकात की थी। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट शहबाज शरीफ और पाक सेना अध्यक्ष असीम मुनीर से बहुत नाराज है। उन्होंने डिफेंस डील रद्द करने की चेतावनी दे दी है, क्योंकि शहबाज के कार्यकाल में ही 11 विमान म्यांमार पहुंचे थे। शहबाज तो कुर्सी छोड़कर चले गए, अपना पल्ला झाड़ लिया। सवाल मुनीर से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर डील सेना की कृपा से होती है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर की इस वक्त बहुत हालत खराब चल रही है। एक तरफ से म्यांमार भड़का हुआ है, दूसरी तरफ से तालिबान ने पाकिस्तान की हालत खराब की हुई है। याद है ना आपको, जब तालिबानियों ने अफगानिस्तानियों पर कब्जा किया था अफगानिस्तान पर, तब पाकिस्तान जश्न मना रहा था। अब वो तालिबान पाकिस्तान पर कब्जा करने में लगा हुआ है। कहते हैं ना, सांप पालोगे तो एक दिन डसेगा, उसका स्वभाव डसना है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, अब वो पाकिस्तान को डसने लगा है, क्योंकि उसका पहला मिशन पूरा हो चुका है। अब कुछ करना तो है ही, तो पाकिस्तान को परेशान करना है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में घुसकर चित्राल जिले के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। वही पाकिस्तान की सेना यह कह रही है कि टीटीपी का दावा झूठा है, लेकिन एक बात तो सच्ची है कि पाकिस्तान और तालिबानी आतंकियों के बीच तोरखम सीमा पर जोरदार गोलीबारी हुई है और भारी तनाव को देखते हुए तोरखम सीमा को बंद कर दिया गया है। टीटीपी के प्रवक्ता और कमांडर ने दावा किया है कि उसके लड़ाकुओं ने बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले में कब्जा कर लिया है। टीटीपी कमांडर ने दावा किया है कि हमने पाकिस्तानी सीमा के पास कई गांवों पर कब्जा कर लिया है और यह अभियान आज सुबह 4 बजे शुरू हो गया। हम इस अभियान की तस्वीर भी जारी करेंगे, ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से, लेकिन अभी इंटरनेट की स्पीड बहुत खराब है, इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। टीटीपी ने तस्वीरें जारी कर दी है, आपको अब वो तस्वीरें दिखाते हैं। ये ताज़ा तस्वीरें आई हैं। टीटीपी पाकिस्तान के गांव में कब्जा कर चुका है, आप वो तस्वीरें देख सकते हैं। पाकिस्तानी सेना चाहे इस बात को नकारे, लेकिन हकीकत यह है कि टीटीपी की मदद तालिबानी सैनिक कर रहे हैं ताकि वो अफगानिस्तान से लगती पाकिस्तान की सीमा को पार कर जाए। इसकी वजह से दोनों देशों को बांटने वाली दुरुंद लाइन पर भारी गोलीबारी हुई है। तालिबानी आतंकी दुरुंद लाइन को नहीं मानते हैं। पाकिस्तानी आर्मी सोच बैठी थी कि तालिबानी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तालिबानियों को अफगानिस्तान पर कब्जा करने में मदद की, लेकिन वो भूल गए कि तालिबानी किसी सीमा को नहीं मानते। अब चुन चुनकर आर्मी की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है और असीम मुनीर सर पकड़ कर बैठे हैं। पाकिस्तान में तालिबान हर दिन आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी ने अप्रैल में 36 तालिबानियों पर एयर स्ट्राइक करके मार डाला था। इसके बाद पाकिस्तानी तालिबान और भड़क गया और अब आर्मी और तालिबान में खूनी जंग चल रही है। ये जंग फिलहाल थमती हुई नजर तो नहीं आ रही है। पाकिस्तान हर तरफ से इस वक्त खतरे के निशान को पार कर चुका है और अब आगे बढ़ेंगे कैसे हिंदुस्तान में सूखा परेशानी का सबब बन गया है। इस साल जब मॉनसून आया तो लगा कि इस साल तो झमाझम बारिश हुई है, कुएं, बावड़ी, तालाब, डैम सब कुछ लबालब भर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर हुआ भी तो मौसम ने ऐसी बेरुखी दिखाई कि देश के कई इलाकों में सूखा पड़ने जैसे हालात हो गए हैं। आप देश का एक प्रतीकात्मक नक्शा देखिए, जिसमें जो ये लाल लाल निशान आपके लिए हमने बनाए हैं,
उसमें दिख जाएगा आपको कि वो कौन कौन से राज्य है जहां पर बारिश के मौसम में मई जून जैसी प्रचंड गर्मी पड़ गई है। ये देखिए आपके सामने ये जो भारत का इस वक्त नक्शा आप देख रहे हैं, जो लाल निशान आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, ये वो सारे इलाके हो, असम हो, ये वो सारे इलाके हैं जहाँ पर मई जून जैसी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इन सारे इलाकों को आपको ये बताने के लिए ज़रूरी था कि ये नक्शा आपके सामने रखें। 10% से लेकर 100% तक कम बारिश हुई है इन इलाकों में। बारिश की कमी और चिलचिलाती धूप की वजह से अगस्त 120 साल में सबसे ज़्यादा गर्म महीना रहा है। 1902 में अगस्त के महीने में 20% कम बारिश हुई थी, जबकि इस साल अगस्त में 36% कम बारिश हुई। आप एक और नक्शा देखिए, इस नक्शे को देखिए आप, इसे देखेंगे मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसमें आप जो लाल और उससे कम लाल यानी सुनहरा और हरा रंग देख रहे हैं, ये नक्शा पूरे देश में सूरज कैसे भयंकर गर्मी अपने मुंह से उगल रहा है इसमें आपको दिखाई देगी। मतलब सुनहरा रंग और लाल रंग, इसका असर यह है कि भयंकर गर्मी से खेतों में खड़ी फसल सूखने लगी है। मध्य प्रदेश के 55 में से 47 जिलों में सूखे के हालात हो गए। कई इलाकों में किसान अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि बारिश की कमी की वजह से फसल पूरी तरह सूख गई है। बारिश के मौसम में किसानों को कुएं और तालाबों से सिंचाई करनी पड़ रही है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर बारिश के लिए यज्ञ किया था। ये हालात तब है जब मौसम विभाग के हिसाब से 75% मानसून गुजर चुका है। हालांकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में देश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन वाकई बहुत देर हो चुकी है। अगर इस महीने ठीक ठाक बारिश नहीं हुई तो सूखा भी पड़ेगा और अकाल भी। ये स्थिति सिर्फ हमारे देश की नहीं है, दुनिया के ज़्यादातर इलाकों में एक्सट्रीम वेदर की स्थिति इस वक्त दिख रही है। यानी जहां बारिश का मौसम है वहां गर्मी हो रही है, जहां पर गर्मी होनी चाहिए वहां पर बारिश हो रही है। इंग्लैंड जैसे ठंडे मुल्क में भी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। करीब 75 साल बाद वहां सितंबर के मौसम में गर्मी नए नए रिकॉर्ड बना रही है। मौसम विभाग ने गर्मी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब ब्रिटिशर्स को अभी गर्मी को और झेलना पड़ेगा। इस मौसम में दुनिया के कई देशों में भयंकर गर्मी से संयुक्त राष्ट्र संघ भी फिक्रमंद है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की तरफ से घोषणा जारी की गई है और ये कहा गया है कि दुनिया भर में गर्म और ठंडे प्रदेशों के तापमान का औसत निकालने पर जुलाई का महीना इतिहास में सबसे गर्म साबित हुआ है। ये मौसम में जो तब्दीली आ रही है ये पूरी दुनिया का संकट है। इस संकट का हल भी दुनिया को ही मिलकर निकालना होगा, क्योंकि कुदरत से हमने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर दी है और यकीनन वो बदला तो लेती है, छोड़ती नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ये मेरा हिंदुस्तान है कि आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की। सनातन धर्म में कई महापुरुषों ने अवतार लिया है। जिस कारण से वो दुनिया में आए उन सभी ने वो काम बखूबी किया, लेकिन इनमें एक अवतार ऐसा भी हुआ जिसे पूर्ण अवतार कहा जाता है। ये पूर्णावतार जो है वो श्री कृष्ण है। पूर्ण अवतार माने जिसमें पूरे गुण हो, जिसकी चेतना का स्तर सबसे ऊंचा हो, जो हर कला में माहिर हो। इसीलिए श्री कृष्ण को पूर्णावतार, जगत गुरु या आम बोलचाल की भाषा में कहे तो कंप्लीट मैन कहा जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि उन्हें पूर्ण पुरुष कहा क्यों जाता है। हम सब देखते हैं कि किसी भी आदमी में अक्सर कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे वो एक श्रेष्ठ पति बन सकता है, पिता बन सकता है, प्रेमी बन सकता है, अच्छा दोस्त, भाई, सलाहकार, संगीतकार, योद्धा या मैनेजर बन सकता है। किसी किसी में 2 गुण भी होते हैं, अच्छा पिता भी होता है और पति भी होता है, अच्छा भाई भी होता है, अच्छा बेटा भी होता है। लेकिन श्री कृष्ण में ये सब के सब गुण हैं। वो भक्त भी है और भगवान भी है। वो हर फन मौला भी है, हर गुण में सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को पूर्णावतार क्यों कहा जाता है और उनमें कौन कौन से गुण हैं ये मैं आपको बताती हूँ। उनका बचपन दुनिया को प्रेरणा देता है। हिंदुस्तान में
हर माँ बाप प्यार से अपने बच्चे को कान्हा, कृष्णा, कन्हैया कहकर बुलाते हैं। श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ भाई, श्रेष्ठ प्रेमी, श्रेष्ठ पति, श्रेष्ठ शिष्य, श्रेष्ठ राजा, श्रेष्ठ योद्धा, श्रेष्ठ दोस्त, श्रेष्ठ सलाहकार, श्रेष्ठ संदेशवाहक, गीता का संदेश दिया, श्रेष्ठ रणनीतिज्ञ, श्रेष्ठ राजदूत, श्रेष्ठ रक्षक, जगत गुरु, महायोगी, संगीतकार, श्रेष्ठ मैनेजर। उन्होंने एक मार्गदर्शक, सलाहकार या मैनेजर के रूप में दुनिया का सबसे महान लक्ष्य या संदेश दिया और उसको हासिल किया। क्या था संदेश? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। पहला लक्ष्य परित्राणाय साधुना मतलब संत या भले लोगों का कल्याण। दूसरा लक्ष्य विनाशाय च दुष्कृतां यानी दुष्टों का विनाश करना। तीसरा लक्ष्य धर्म संस्थापना आर्थी यानी धर्म या अच्छाई की संस्थापना करना। उन्होंने कहा कि इन कामों को करने के लिए मैं हर युग में आऊंगा। आज का ये दिन और आज की ये रात बहुत खास है क्योंकि ये दिन और ये रात श्री कृष्ण की रात है। पूरी दुनिया श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रही है। 5000 साल से निरंतर कान्हा का जन्म दिवस मनाती आ रही है। आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत बहुत आज का दिन शुभ हो, आज की रात शुभ हो। बहुत सारी शुभकामनाएं। द रूबिका लियाकत शो में भारत 24 पर अब मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए भारत 24।